हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2024 टियर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं, ये हमारा सेट नंबर 5 होगा, ठीक है। पहला सवाल ये कह रहा है कि ऑल द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ठीक है। आपने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, कॉल ऑफ। यहाँ पे जो ऑफ है, ओ डबल एफ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉल ऑफ की अगर बात करें, इसका मतलब होता है कोई चीज को स्थगित कर देना या फिर रोक देना या फिर रद्द करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, ये सब चीजें क्या होती है, कॉल ऑफ होती है। और यही वाला कॉल ऑफ हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑल द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ नहीं, बल्कि हमको क्या यूज करना पड़ेगा भैया, डबल एफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला सवाल बेहद ही आसान है, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब तो आपको ये चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक है। समिता आस्क्ड आउट अ फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे। यहाँ पे एक फिर से आ गया फ्रेजल वर्ब, और यहाँ पे आस्क आउट नहीं बल्कि एक होता है आस्क फॉर। आपने एक पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है मांग करना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना, ठीक है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं, जैसे इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉल फॉर। अगर हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही बात करें, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कॉल ऑफ था, तो कॉल फॉर भी क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब भी होता है मांग करना, आस्क फॉर का मतलब भी होता है मांग करना। तो समिता ने क्या किया, मांग किया फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे, वो चाहती है कि आज वो जल्दी से चली जाए वहां से। तो क्या होगा, आस्क फॉर का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एक और होता है कॉल के लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख सकते हैं कॉल ऑन। इसका मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से आप जाके मुलाकात करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन, ठीक है। फिर एक और होता है, आप देख सकते हैं जैसे कॉल इन होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कॉल इन का मतलब होता है किसी को आप अंदर की तरफ बुला रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉल इन, ठीक है। भीतर बुलाना कॉल इन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दो सवाल, दोनों का सवाल जो है वो फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट था। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर सवाल क्या बोलता है, आप देख सकते हैं। ही ऑर्गेनाइजेज अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट, ठीक है। आपको दिख भी गया होगा यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, आप देख सकते हैं। ही ऑर्गेनाइजेज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब का पांचवा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए हिज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के संग क्या आना चाहिए भैया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे दे रखा आपका वर्ब का पांचवा फॉर्म, तुम क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे कम्स नहीं बल्कि यूज करना पड़ेगा हमको कम, ठीक है। आसान सवाल था। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। फिर से यहाँ पे आ चुका है एक फ्रेजल वर्ब का सवाल, बढ़िया सवाल है ये। विंड आउट नहीं होता बल्कि विंड अप होता है। आपने पढ़ा होगा टू विंड अप का मतलब क्या होता है कि टू ब्रिंग एन एक्टिविटी और बिजनेस टू एन एंड। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस संभाल रहे हो, उसको अगर आखिरी दिन की तरफ मूव ऑन करना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मतलब खत्म करना, समाप्त करने के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या बोलेंगे उसको, विंड अप। दे हैव डिसाइडेड टू विंड अप देयर बिजनेस विदाउट डिले। वो बिना देर किए वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। समझ रहे बात को। टू ब्रिंग एन एक्टिविटी या फिर बिजनेस टू एन एंड को हम बोलते हैं विंड अप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे आंसर जो है विंड आउट दे रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है विंड आउट क्यों होगा। मुझे विंड अप लग रहा है जहां तक, ठीक है। बाकी पे एक बार चेक कर लेना। अच्छा, ये आंसर नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि इसमें मिस्टेक है। ये विंड आउट वाला जो पोर्शन है वो मिस्टेक है, और करेक्ट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो टू विंड अप, टू विंड अप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन का सवाल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कह रहा है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर हैव बीन फिल इन द ब्लैंक्स टू एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बेनिफिट्स दे रखा है, हेल्थ बेनिफिट्स अगर दे रखा है यहाँ पे, हम क्या बोल सकते हैं, तो जो हेल्थ बेनिफिट्स है कहीं ना कहीं आपको दे रखा है कि प्लूरल है। तो अगर भैया ये प्लूरल है मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताओ, इसके पहले वाला जो आना चाहिए वो जरूर प्लूरल को दिखाने वाला कोई चीज आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा फ्यू होता है, फ्यू के बाद ए फ्यू या द फ्यू, ये काउंटेबल को दिखाता है, लेकिन जो फ्यू होता है ये एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये नेग्लिजिबल है। तो इसको तो यूज हम कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, बताओ। लिमिटेड का मतलब जो बहुत लिमिटेड संख्या में है उसको हम नहीं यूज कर पाएंगे यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स के रूप में। और काउंटेबल जिसको हम काउंट कर पाए,
तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स की यहाँ बात हो रही है, बहुत ज़्यादा जो हेल्थ बेनिफिट्स की बात हम करेंगे, जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड कैंसर, हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन के बाद क्या होगा बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, टू एंटीऑक्सीडेंट्स, हैव बीन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन तुम्हारे पास है एट्रीब्यूटेड, एक है पैरेलल, एक है नेगेटिव और एक है सिमिलर। और जरा आगे पढ़ते हैं, हैव बीन फिल इन द ब्लैंक्स टू टू टू। अब टू जो होता है प्रीपोजिशन, वो किसके किसके संग आ सकता है, जरा चेक करो एक बार। सिमिलर टू यूज हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पैरेलल टू हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एट्रीब्यूटेड टू हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक जो सेंटेंस का वर्ड है नेगेटिव, इसको हम नहीं यूज कर सकते, तो पहले हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है मेरे भाई विशेषता या गुण, अगर आप किसी पे आरोपित करते हो तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में या फिर कैंसर के बारे में, वो सब कुछ इसके ऊपर एट्रीब्यूट किया गया है, तो आप बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में। ठीक है भाई, हालांकि अकॉर्डिंग टू डाइटियन विंजन, ये एक नाम है, इनके द्वारा क्या कह रहा है कि दिस बेनिफिट्स डिपेंड ऑन हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय द बॉडी। एक तरफ एब्जॉर्ब की बात करेगा, दूसरी तरफ किसके बारे में बात करेगा, आप मुझे बताओ। एंड जो होता है वो दो सिमिलर शब्दों को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो एक तरफ क्या करेंगे, अगर एब्जॉर्ब करेगा कोई चीज को, अगर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम चाहेंगे उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, किस तरीके से उस एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और किस तरीके से उसका यूटिलाइज किया जा रहा है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे जो ऑप्शन देखो जरा, हिंडर का मतलब बाधा पहुंचाना, रोक डालना, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। रिजेक्ट, बिल्कुल सेम चीज है, हटाओ इसको। और इम्पीड का मतलब भी क्या होता है, बाधा डालना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन का इतने गंदे हैं कि तुम ऑटोमेटिक 3 नंबर को चूज ही करोगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन का नंबर 4 सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। According to the study, coffee has more antioxidant power than other well-known foods and drinks. स्टडी के द्वारा कहा जाता है कि कॉफी के पास ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, अगर हम बात करें जो फूड्स और ड्रिंक्स के तुलना में, जैसे टी हो गया, मिल्क हो गया, चॉकलेट हो गया एंड क्रैनबेरीज हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में कह रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आप मुझे बताओ, जिस चीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे विश्लेषण करके बात किए जा रहे हैं। ठीक है, डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, जो डेट होता है ना खजूर, उसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स एंड ड्रिंक्स। जो भी हमने ड्रिंक्स यहाँ पे और फूड्स के बारे में बातें करी है, यानी जो हमने बात किया मतलब उसका विश्लेषण करा है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे एनालाइज किया है फूड का और ड्रिंक्स का, उससे कहीं ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे पाया जाता है, तो आप बोलेंगे डेट्स के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है। सिंथेसाइज्ड ये एक अलग वर्ड है, इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक केमिकल प्रोसेस, समझ गए बात। तो सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, संश्लेषित करना होता है। एक वर्ड यहाँ पे है मेरे पास, एजामिलेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे आत्मसात करना, कोई चीज को आप पचाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एजामिलेट। और कंज्यूम तो पता ही है आपको, कोई चीज आप कंज्यूम करते हो, लेते हो अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं कंज्यूम्ड। तो ये वर्ड जो एनालाइज्ड है इज वेरी वेरी सुटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लास्ट देखते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, बट बिकॉज dates are not consumed to the same extent as coffee, the latter comes out on fill in the blanks according to the Vinson। अब ये कह रहा है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि डेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, लेकिन ये कह रहा है कि हम डेट्स को उतने एक्सटेंट में, उतने सीमा के अंदर हम नहीं कंज्यूम कर सकते जितना हम कॉफ़ी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड हमारे पास आ गया लेटर, ये किसके लिए यूज हुआ बताओ। हमारे पास अगर हम बात करें जैसे मान लो फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट, एक तरफ ऐसे यूज कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। एक होता है लेटर और एक है सिंपल लेटर, बहुत डिफरेंस है और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। देखो जरा, अगर हम बात करें कोई चीज़ पहली बार ही, तो क्या बोलेंगे फर्स्ट, जो आखिरी बार है वो क्या हो जाए लास्ट। लेकिन किसी एक ही सेंटेंस से मान लो हम दो इंसान की बातें करेंगे, मान लो एग्जाम्पल मैं लिख दूं कि राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम। तो अगर किसी आर बेस्ट फ्रेंड्स ऐसा कुछ मान लो, हमने एक सेंटेंस दे दिया,
अगर किसी एक ही सेंटेंस से मुझे बात करना पड़ेगी, पहला वाला उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मर। जो आखिरी वाला उसको क्या बोलेंगे, लेटर। और ये लेटर कौन सा स्पेलिंग वाला होगा, ये डबल टी वाला होगा। ठीक है। अगर हम सिंपल इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाद को दिखाता है। बाद में अगर मुझे बोलना है कि आई विल सी यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मतलब यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये बाद को दिखाता है। समझ गए? तो काफी अच्छा इससे एरर्स बनते हैं और ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लेटर का मतलब किसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ जरा। तो यहाँ पे डेट की बात हो रही है और फिर कॉफी की बात हो रही है। मतलब क्या बोल रहा है, ये कॉफी के बारे में कह रहा है। मतलब द लेटर कम्स आउट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू विंसन। मतलब ये कह रहा है कि जो वो किस में आता है, कम्स आउट ऑन बॉटम पे, बिलो पे, लोवेस्ट पे। एक तरफ तुम कह रहे हो कि सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं, तो फिर यहाँ पे जब सबसे अधिक की बात हो रही है तो हम क्या हम बॉटम की बात करेंगे, क्या हम बिलो की बात करेंगे, क्या हम लोएस्ट की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तीन लगभग क्या है, सेम चीज है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, बिकॉज कॉफी कम्स आउट ऑन कम्स आउट ऑन टॉप अकॉर्डिंग टू द विंसन। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और नंबर 10 पे चलते हैं। ये सवाल आपसे क्या कहता है, आपसे पूछ रहे एंटोनिम क्या होगा, बट हमारे पास है डर्थ। डर्थ का मतलब है तो कोई चीज की कमी हो जाना, स्कार्सिटी बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, स्कार्सिटी। कोई चीज की कमी हो जाना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एबंडेंस, बहुत ही प्रचुर मात्रा है। पॉजिटिव का मतलब भी होता है कमी, ये उसका सिनोनिम्स है। ये वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लकुना। लकुना का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लकुना का मतलब कोई चीज आपके अंदर कोई खामी है ना, उसको हम बोल सकते हैं खामियां, उसको हम बोलते हैं लकुना, खामियां। और ये जो वर्ड है ब्रेविटी, ये आई थिंक मैं भूल रहा हूँ इसका मतलब, एक बार चेक कर लेना। ये अगला वर्ड है हमारे पास एनिमी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन का उल्टा क्या बोलेंगे, फ्रेंड। कलीग सहपाठी, कम्बैट, कम्बैटेंट, कम्बैट का मतलब होता है मुकाबला करना, तो कम्बैटेंट का मतलब मुकाबला करने वाला, ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हैं। अटैकर जो आक्रमणकारी होता है उसको हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से पूछ रहे हैं निम्न क्या होगा, बड़ा हमारे पास है कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है भैया जो योग्य है, जो स्किल्ड है, जो क्वालिफाइड है, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट है। ठीक है भैया। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा भैया, क्वालिफाइड। अनस्किल्ड इसका अपोजिट है, ये इसका एंटोनिम है ना कि सिनोनिम है। ठीक है भाई। डम्ब का मतलब गूंगा बहरा, जो भी आप बोलो, बहरा नहीं बोलेंगे या तो कोई एक ही बोलेंगे ना। तो डम्ब का मतलब जो भी होता है आप याद कर लो। चैटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैटी का मतलब होता है जैसे बात करने वालों को बोलते हैं चैटी, यानी कि बातों नहीं लोग को हम बोल सकते हैं क्या, चैटी। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्या बोलते हैं, अ सोल्जर ऑफ द 10th लीजन leaped into the water as soon as ship touches the shore। ठीक है। अ सोल्जर ऑफ द 10th लीजन leaped into the water। यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा, लीप इनटू। इसका मतलब क्या होता है, लीप इनटू का मतलब होता है जैसे कूद जाना, उछल जाना। ठीक है। एक सोल्जर था जो शिप की तरफ जा रहा, मतलब शिप में जा रहा था, उसने क्या किया, उछल गया पानी में। ठीक है, वाटर में। लीप इनटू द वाटर एज सून एज द शिप, ये टचेस वर्ड कैसे आ सकता है आप मुझे बताओ। मैंने कितनी बार बोला ये बात कि किसी एक सेंटेंस में मान लो एक क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो अगला वाला क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होना पड़ेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। ठीक है। तुम क्या बोलेंगे, एज सून एज द शिप टच्ड द शोर। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहद ही आसान सवाल। अगर आपने इस लॉजिक को पकड़ लिया कि पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट में पास्ट ही होना पड़ेगा, तो फिर आप फटाफट कर पाएंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, देखो इल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। इल्यूजन बोलो या डिल्यूजन बोलो, बात तो सेम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मीनिंग क्या होगा गिवन इडियम का, इडियम हमारे पास है डॉग इट डॉग। इसको बोलते हैं जो कड़ी प्रतिस्पर्धा की चीजें होती है उसको बोलते हैं डॉग इट डॉग, यानी कि जो बहुत ही रुदलेस तरीके से, निर्दयतापूर्ण अगर कंपटीशन चल रही है आपके अंदर, दो इंसान के अंदर, हम बोल सकते हैं उसको कि वो क्या है, डॉग इट डॉग वाली क्वालिटीज है। ठीक है। आसान सवाल था ये, आपने पढ़ा ही होगा पहली बार। आगे बढ़ते हैं, आई ऑलवेज लव द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माई मदर्स कुकिंग। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास स्टेंच है, सेंट है, परफ्यूम है, अरोमा है। ये जो स्टेंच होता है ना, इसका मतलब होता है बदबू। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई माँ खाना बनाएगी तो क्या उसको बोलेंगे मैं स्टेंच उसमें से आएगी? बिल्कुल नहीं, स्टेंच तो बदबू तो नहीं आएगी। तुम बोलोगे सेंट यूज कर लेते हैं, परफ्यूम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जो सेंट होता है इस परफ्यूम के लिए यूज करा जाता है। जो अरोमा होता है उसको बोलते हैं सुगंध। खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, अरोमा को। मतलब जो मदर के खाने बन रही है उसके जो उस अरोमा है। ठीक है। आई ऑलवेज लव द अरोमा ऑफ माई मदर्स कुकिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद कीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे आते हैं। द प्लम ट्री इन आवर गार्डन इज कवर इन ब्लॉसम्स। तुम पढ़ते पढ़ते आपने देख लिया होगा, इज है, ये एक पैसिव फॉर्मेट में आ जाएगा,
इज हो, एम हो, आर हो, उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोली सही है कि नहीं? अगर हम बात करेंगे किसी गार्डन के प्लम ट्री के बारे में कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इज कवर्ड इन ब्लॉसम्स। क्या सही है कि नहीं है? बहुत ही आसान। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? ये हमारे पास मैरिजुएना। मैरिजुएना जो होता है एक कोई प्लांट होता है, जहां तक मैंने पढ़ा एक बार। मैरिजुएना, उसका स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिख रहा है यहाँ मुझे। MARIJUANA ऐसा कुछ होता है मैरिजुएना। ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का नाम है। यहाँ पे एक वर्ड है स्टेशनरी, जिसका मतलब होता है कोई चीज अगर मूवेबल नहीं है यानी कि स्थिर है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? स्टेशनरी है। ठीक है, अगर ई की जगह मान लो ए हो जाए तो क्या बोलेंगे? वो तुम्हारा लेखन सामग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और तो एक वर्ड हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, मुझे लगता है कि सीएचएसएल के अंदर ही पहले वाले सप्ताह में पूछा गया था। लेसेवियस का मतलब होता है जो कामोत्तेजक होता है। ठीक है, विच इंक्रीजेज योर सेक्सुअल डिजायर, दैट इज कॉल्ड लेसेवियस। ठीक है मेरे भाई, आप आगे बढ़े। ये जो वर्ड है डिक्टेटर का मतलब आपको पता ही है पहले से, इसको हम बोल सकते हैं, अगर चाहो तो इसको लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कामोत्तेजक। कामोत्तेजक ऐसा कुछ। ठीक है, एक ऐसी चीज जो आपके सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड लेसिवियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको मार्क कर लीजिए। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है फर्टाइल, का मतलब होता है जो बड़ा ही उपजाऊ चीजें होती है उसको बोलते हैं फर्टाइल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बर्डन यानी कि बंजर है। पोटेंट का मतलब शक्तिशाली है। स्कैंटी का मतलब होता है जो कोई चीज में कुछ कमी आ जाती है उसको बोलते हैं स्कैंटी। और टिमिड का मतलब भी कायर, डरपोक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, वर्ड हमारे पास कौन सा है? इक्विवोकल। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। जो अस्पष्ट नहीं हो उसको हम बोलते हैं क्या? इक्विवोकल, यानी कि अस्पष्ट है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अस्पष्ट यानी कि एक्सप्लिसिट। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको वोकैब की काफी इंपॉर्टेंट सी होती है। दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहली वोकैब, दूसरी ग्रामर, और तीसरी रीडिंग स्किल यानी कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें। ठीक है, ये जो वर्ड इफी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज गड़बड़ी हो रखी है तो उसको बोलते हैं इफी। कन्फ्लिक्टिंग, जो चीजें विवाद में है, विवादित है, आप ये कह सकते हो कि वो क्या है? कन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है। और इरेजोल्यूट, ये बन गया रिजोल्यूट से, यानी कि जो दृढ़ नहीं है उसका अपोजिट है, उसको बोलते हैं इरेजोल्यूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड हमारे पास है वंडरफुल, इसका आपको निकालना है सिनोनिम क्या होगा? आश्चर्यजनक। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अमेजिंग। बहुत ही आसान सवाल। ये जो ऑफुल है ये अजीबोगरीब का को दिखाता है। अपराइट जो रहता है, सॉरी, अपराइट जो होता है उसको बोलते हैं ईमानदार। जो ऑनेस्ट है उसको हम बोल सकते हैं कि अपराइट, ईमानदार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंथेटिक तो कपड़ा होता है, रेशमी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको, सिंथेटिक। आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास फिर से बैरन आ चुका है। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था? फर्टाइल का उल्टा बैरन। और इसी शिफ्ट में आपसे पूछ दिया कि बैरन का उल्टा क्या होगा। बताओ कितना घटिया लेवल बनाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एक सवाल बनाओ, एक सवाल फ्री मिल जाएगा आपको नंबर उसका। ठीक है, वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है जैसे बहुत ही नीच काम करना, घिनौना काम करना, उसको बोलते हैं वाइल। ठीक है, नीच, घिनौना। स्ट्राइल का मतलब होता है बंजर, इसको भी क्या बोलते हैं? बंजर। ये इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, इसका बैरन का। फ्रूटलेस, जो बेकार चीजें होती है उसको बोलते हैं कि वो फ्रूटलेस है। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट। वी फील वार्म, नो वार्म, वार्म्ड। या तो आप ऐसे बोल दो कि वी वार्म्ड बोल दो, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे मान लो हमारे पास वर्ब जो होता है, तो वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है। वर्ब की विशेषता कौन बतलाएगा? एडवर्ब बताएगा। जैसे हमने पढ़ा होगा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बतलाएगा? तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक वैसे ही वर्ब के बाद या पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है। सॉरी, क्या आता है? एडवर्ब आता है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, एडवर्ब आता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे? अगर ये मान लो ये फील हमारे पास वर्ब है, तो इसके बाद वार्म नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? वार्मली। या तो हम वार्म्ड बोल सकते हैं, ठीक है, बट वार्म्ड ऑन नहीं बोल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? यहाँ पे करेक्ट नहीं है। वी फील वार्मली अबाउट द सब्जेक्ट। वी फील वार्मली अबाउट द सब्जेक्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो, टिक मार सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। ये लॉजिक है कि नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। और 24 क्या बोलते हैं? द डिक्टेटर ऑर्डर द ट्रेटर वेयर जेल्ड। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वेयर जेल्ड। किस तरह का सेंटेंस है? आप मुझे एक बार बताओ। डिक्टेटर जो था तानाशाह, उसने ऑर्डर किया ट्रेटर को
जो देशद्रोही था उसको जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, टू बी जेल्ड। इस ऑप्शन के अनुसार और कुछ भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इज तो होगा नहीं, माइट तो होगा नहीं, माइट के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्मेट जो कि यहाँ पे है ही नहीं, जेल्ड है ऑलरेडी। वाज तो होगा ही नहीं, बताओ। ठीक है, अगर वाज हो रहा होता तो फिर वर्ब भी हो जाता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, टू बी जेल्ड, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए पुट इन माइंड एक और एक वर्ड हमारे पास है, इसको बोलता है कि आपको इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा बतानी है। ठीक है, पुट इन माइंड का मतलब भी होता है कि टू रिमेंबर या फिर थिंक ऑफ समथिंग, उसको हम बोलते हैं पुट इन माइंड। कोई चीज दिमाग में रखना यानी कि कुछ चीज को याद करना या फिर उसके बारे में सोचना। तो क्या बोलेंगे, टू कैलकुलेट, टू अंडरस्टैंड, टू फॉरगेट, टू रिमाइंड, याद दिलाना। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल लगा भी नहीं, मुझे लगा कि मॉडरेट लेवल का शिफ्ट था। बाकी आपने देखा कि एक सवाल को रिपीट भी कर दिया, फर्टाइल और बैरन के वाला क्वेश्चन जो था 2 बार पूछ दिया, मतलब एक अपोजिट साइड से पूछ दिया तो उसको हम एक ही क्वेश्चन काउंट करेंगे ना भैया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।